नमस्कार। पुनः बहुत दिनों बाद मैं अपना ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे ही है। पिछला वीडियो भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे था और पीछे के तीन वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे थे। ये वीडियो नंबर 16 है और आपको ये प्लेलिस्ट में मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ही प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसमें हम इस वीडियो में जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो मुख्यतः तीन बातें हैं। पहला है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। दूसरा है कि अगर हमको मालूम हो गया कि ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का है, तब एक प्रश्न उठेगा कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और तीसरी बात है कि अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। हम पीछे के वीडियो में भी बताए हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होगी। कुछ क्वेश्चंस होती है, इसलिए हम ये प्रोबेबिलिटी के विषय में भी बात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया कि आप इसको चेक करिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले किसी भी फंक्शन को देखने के लिए पहले देखना चाहिए कि क्या ये रियल लाइन पे कहां कहां पे डिफरेंटली डिफाइंड है। तो जैसे ये फंक्शन हमारा रियल लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पर कुल 1, 3, 5 और 7 इन पॉइंट्स पे अलग अलग फंक्शन की वैल्यू तोड़ी गई है। मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है इस फंक्शन के कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हमें ये चेक करना होगा कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिस्क्रीट है कि नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो हमारा ध्यान हमेशा या कंटिन्यूटी लेफ्ट है कि राइट है, कैसा है, तो हमेशा ध्यान हमेशा हमेशा इन ब्रेक पॉइंट्स पे रहना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे आप किसी डेंसिटी फंक्शन को, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि कैसे चेक करें कि कोई फंक्शन डेंसिटी फंक्शन है या कैसे चेक करें कि कोई फंक्शन मास फंक्शन है, अमूमन हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी देखी वहां की कि एक तो अगर किसी फंक्शन को हमें डेंसिटी फंक्शन या मास फंक्शन चेक करना है तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है, नॉन निगेटिव तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उस फंक्शन की, अगर हम सम करें तो सम हमारा 1 आ जा रहा है कि नहीं। अगर ऐसी प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करता है कोई फंक्शन, तो अमूमन हम लोग से डेंसिटी या मास फंक्शन बोलते हैं। मास फंक्शन में एक पर्टिकुलर क्वालिटी ये आ जाती है कि फंक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाइन करेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है मास फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन में। मास फंक्शन में पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मिलती है, डेंसिटी फंक्शन में पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 मिलती है, इंटरवल में प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो वो सब दूसरी बातें हैं। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के डिफिनीशन की बात करें तो हम लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जो कि रियल लाइन पर डिफाइंड है, और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट कंटिन्यूटी इसमें पक्की है कि होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन इन चार क्वालिटीज को फुलफिल करता है बेसिकली, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम कह सकते हैं। ये डिफिनीशन हमने जिस बुक से लिया है, रोहतगी की बुक है, आप चाहे तो वहां से रिफर देख सकते हैं। अब इस फंक्शन पे बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन उन क्वालिटीज को रख रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है। नॉन डिक्रीजिंग है क्यों? तो नॉन डिक्रीजिंग के लिए जो हम आपको रीजन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अगर हम इस टी रैंडम वेरिएबल के किन्हीं दो वैल्यूज की बात करें और उस पर फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करें, तो दो वैल्यू हमने लिया T1 और T2, वो लेस देन T2 से है, और इस पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें अगर ये मिले हर T1 T2 के लिए इस रियल लाइन पर, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर लिए हुए है। पहला तो इससे आप देख सकते हैं। दूसरा है कि ग्राफ बना के देख लीजिए। तो अगर आप देखें कि इसमें से किसी भी वैल्यू पर ले लें t इज इक्वल्स टू
1 ले लें तो 1/4 है, t इज इक्वल्स टू 1.5 ले लें तो 1/4 है, हाँ, ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू है, ठीक है, या t इज इक्वल्स टू 3.5 ले लें और t इज इक्वल्स टू 1 ले लें तो 1/4 1/2 ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। या अगर आप चाहें तो इनका ग्राफ बना लें, ग्राफ बना करके आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन, ये आपके t की वैल्यू है, t जैसे जैसे बढ़ रहा है फंक्शन वैसे वैसे आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरह से आप कह सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि f क्या राइट कंटिन्यूटी लिए हुए है कि नहीं। राइट कंटिन्यूटी लिए होने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, हम देखते हैं कि जिन जिन पॉइंट्स पे हमें राइट कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है, कहां कहां प्रॉब्लम है, तो जहां जहां ये टूट रहे हैं, t इज इक्वल्स टू 1, 3, 5 और 7 पे ही ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि राइट कंटिन्यूटी नो हो या लेफ्ट कंटिन्यूटी नो हो। तो हमें राइट कंटिन्यूटी अगर देखना है तो पहले हम फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पे देखेंगे। तो अगर हम t बराबर 1 ले लेते हैं तो ft की वैल्यू हो जाएगी f1। f1 का मतलब हुआ कि हम इसमें जाए, देखिए कि t बराबर 1 कहां मिल रहा है, तो t बराबर 1 इस इंटरवल में है, तो ये 1/4। अब है दूसरी जो बात हमें निकालनी है, वो निकालनी है t इज इक्वल्स टू -+1 पर, 1+1 मीन्स हम 1 की वैल्यू 1 पर निकालेंगे, लेकिन इधर से आते हुए राइट साइड से आते हुए 1 के क्लोजर में जाएंगे। तो जब राइट साइड से हम क्लोजर में जाएंगे 1 के, तो भी हमको क्या मिलेगा, 1/4। तो यहां भी 1/4। लेकिन अगर लेफ्ट साइड से 1 के क्लोजर में जाए तो ये 1/4 नहीं होगा, क्योंकि तब ये आपको लेफ्ट साइड में ये मिल जाएगा 1 और उस समय 0 होगा। इसका मतलब है कि t बराबर 1 पे राइट कंटिन्यूटी है, लेफ्ट कंटिन्यूटी नहीं है। सिमिलरली आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 5 और 7 पर भी आपको राइट कंटिन्यूटी मिलेगी। f माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 है, क्योंकि f लेस t 1 से छोटा कोई भी वैल्यू लेगा तो 0 दे रहा है फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे 0 है। 1 पर इंफिनिटी है, क्योंकि 7 से आगे की कोई t की वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है, लिहाजा ये आपका इंफिनिटी पे भी 1 है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये जो t रैंडम वेरिएबल है ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था क्या, कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। ठीक है, तो t कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस t के ये बहुत सारे जंप पॉइंट हैं। अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता तो ये जंप पॉइंट नहीं होते, या लेफ्ट कंटिन्यूटी भी यहां पर हमें मिलती। तो चूंकि हमें लेफ्ट कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है इन पॉइंट्स पर, इसलिए यह कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर नहीं है तो क्या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है? तो अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का होगा तो हमको इसका एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिलेगा, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पर मिलेगी, और सारी प्रोबेबिलिटी का जोड़ हमें एक मिलेगा, और इंडिविजुअल वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिलेगी। अगर ऐसा होगा तो चूंकि ये जंप है, और हमने पीछे की वीडियो में बताया है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जंप हो तो जो जंप की दूरी होती है उस पॉइंट पर, वह उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 पॉइंट पे हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी, 1 पर, 3 पर, 5 पर और 7 पर। और वो किसके बराबर होगी? ये कितनी सीधी ऊंचाई दिए हुए है, ये तो सीढ़ी है, ठीक है। तो जब ये जंप होगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताया जाता है कि स्टेप फंक्शन होगा, सीढ़ी नुमा होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस होगा कह सकते हैं कि ये सीढ़ी नुमा न होकर के रैंप नुमा होगा। रैंप जैसे आप देखते हैं रैंप बनाया जाता है सीढ़ी की जगह पर, तो रैंप कंटिन्यूटी की केस में, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो स्टेप। अब वो डिस्क्रीट है कि नहीं ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चीज हम निकाल सकते हैं, और कैसे जब ये निकाले कि जंप कितना है, तो फिर हमने क्या किया,
कि ये अब फिगर है, इस फिगर में अब आप ये हाइट निकालेंगे, ये 0 है, ये 0.25, तो इसका मतलब ये ऊंचाई 0.25 हो गई। ये प्रोबेबिलिटी हो गई, किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? t इज इक्वल्स टू 1 की। सो t इज इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी 0.25। सिमिलरली आप पे जाकर के हाइट जंप को मेजर कर लीजिए, t इज इक्वल्स टू 3 की भी प्रोबेबिलिटी 0.25। क्यों? क्योंकि यहां तक 0.5 की हाइट है और यहां तक 0.25 हाइट है, इसलिए 0.25। एंड सिमिलरली संयोग से इस फंक्शन में हर स्टेप कितनी हाइट का है? 0.2। अब आप इसे चाहें तो दूसरे तरह से लिख सकते हैं कि when t is equals to 1, jump is 0.25, t is equals to 3, jump is 0.25, t is equals to 5, this much, and all other values, for all other values, jump is there. So, for other values, it will be 0. For other value of t. अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ t कहलाएगा। हाँ, जनरली इसे p मिस हो रहा है, pt आप कह सकते हैं, ठीक है। यह एक मास फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि t की हर वैल्यू की जो फंक्शन की वैल्यू t के हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है वो 0 से 1 के बीच का मिल रहा है, नंबर 1, और इनका सम 1 के बराबर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो t है या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का था और वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये डिफाइन है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। ओके ना, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पहले तो चेक करना है कि है, तो आप फिर से इसको चेक करेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं। तो आप फिर से यहाँ पर वो सारी बातें देखेंगे। एक तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल लाइन पे डिफाइन है, -∞ से +∞। दो जगह पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, एक x इज इक्वल्स टू 3 पर, एक x इज इक्वल्स टू 1 पर। अब आपको केवल यही देखना है कि क्या ये x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 1, इस पर ये फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर है तो कंटिन्यूटी की फुलफिल कर रहा है कंडीशन, इंक्रीजिंग है कि नहीं तो आपका नॉन डिक्रीजिंग वाला कंडीशन फुलफिल करेगा। तो आप पीछे हमने देखा, इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ बना लीजिए फंक्शन का। अब फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपका फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे x बढ़ रहा है आपका fx बढ़ता है, ठीक है। तो फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग हो गया। राइट कंटिन्यूटी है कि नहीं तो देख लीजिए कहां कहां प्रॉब्लम होगी राइट कंटिन्यूटी चेक करने की, 1 पे और 3 पर। तो f1 का मतलब हुआ कि ये इसमें से आप x इज इक्वल्स टू 1 रख दीजिए, ठीक है। अब f(n1 प्लस) इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे आप 1 प्लस किसमें देखेंगे? इसी फंक्शन की वैल्यू में देखेंगे, ठीक है। और किधर से अप्रोच करेंगे? किधर से अप्रोच कर रहे हैं इसी चीज में देख रहे हैं। अब जब आप लिमिट टेंडिंग टू x टेंडिंग टू 1 करेंगे इसको, तो ये क्या मिलेगा? फिर 0। लेकिन अगर आप यहीं पर राइट लेफ्ट कंटिन्यूटी भी देखें f-1, तो आप चले जाएंगे इसमें जाएंगे तो f की वैल्यू 0। अभी आपको ये सभी 0 बराबर मिल रहे हैं, इसलिए 1 पर कंटिन्यूटी है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ कोई जंप नहीं है। सिमिलरली आप 3 पर भी चेक कर सकते हैं, देयर इज नो जंप। इसमें इसका मतलब है कि दो जगह जंप पॉसिबल था, दोनों जगह हमने देखा कहीं जंप नहीं है। तो एक तो ये राइट कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टी रखा है, नॉन डिक्रीजिंग रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, जंप फ्री है, इसका मतलब है कि यह कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब आप इसका चाहें तो डेंसिटी फंक्शन लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, और जो आया ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रैंडम वेरिएबल का लिखा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन भी हम इस पे ले रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं चेक करिए, पहली बात। और फिर
बताइए कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का है। तो सिमिलरली हम प्रोसीड करेंगे और हम चेक करेंगे कि ये पहले तो नॉन डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के देखा कि हमारा फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है, कहीं डिक्रीज नहीं हो रहा है जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा है कि राइट कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो राइट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको दो जगह चेक करना होगा, एक x इज इक्वल्स टू 0 पर, एक x इज इक्वल्स टू हाफ पर। x इज इक्वल्स टू 0 पर जब आप राइट कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो f 0 की वैल्यू 0 है, क्योंकि आप इसमें से देखेंगे x इज इक्वल्स टू 0 है। f 0 प्लस देखने के लिए आप किस में जाएंगे? तो इसमें तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 0 की ओर जाना है, राइट साइड से आना है, तो आप इसी में देखेंगे। तो जब f 0 प्लस भी देखेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा 0। ठीक है, तो राइट कंटिन्यूटी है। लेफ्ट कंटिन्यूटी देखना हो तब क्या देखेंगे? f 0 माइनस, तो आप 0 माइनस के लिए यहां देखेंगे, तो लेफ्ट कंटिन्यूटी भी है यहां, तो 0 पर तो लेफ्ट कंटिन्यूटी है। ठीक है, अब है कि तो 1/2 पे है कि नहीं कंटिन्यूटी? तो आपका फिगर कह रहा है कि नहीं है, चिल्ला रहा है नहीं है। आप यहां से भी देख सकते हो कि 1/2 पे राइट कंटिन्यूटी तो है। इस पॉइंट पर इधर से जाएंगे तो कंटिन्यूटी तो है, लेकिन इस पॉइंट पे जब इधर से जाएंगे तो ब्रेक है, लेफ्ट कंटिन्यूटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह f(x) डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का नहीं है, क्योंकि x बराबर हाफ पर फंक्शन में जंप है। अब प्रश्न है कि ये डिस्क्रीट तो हुआ, कंटिन्यूअस तो हुआ नहीं, ये खारिज हो गया। अब डिस्क्रीट है कि नहीं? तो डिस्क्रीट होने के लिए क्या जरूरी है भाई? तो एक तो जंप निकाल लीजिए हर पॉइंट पे, और दूसरे देखिए कि उसका जोड़ एक आ जा रहा है कि नहीं, सम एक आ रहा है कि नहीं। अब इसमें जब आपने निकाला तो इसका सम एक नहीं आएगा, 1/2 आएगा। इट इज नॉट इक्वल टू 1। हेंस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये न तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से बना है, न तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से बना है, और ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स्ड टाइप है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटिन्यूअस डिस्क्रीट दोनों नेचर लिए हुए है। ठीक है, अब ऐसी दशा में हम डेंसिटी फंक्शन या मास फंक्शन कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो ऐसे को लिखने के लिए हम देखेंगे कि हमारी कंटिन्यूटी जहां से जहां तक है वहां तक हमने डिफरेंशिएट कर दिया फंक्शन को, और जहां पर ब्रेक है वहां पर उसकी वैल्यू निकाल ली, मास निकाल ली। तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक ये 1 हो गया। 0 से पहले 0, 0 से लेकर 1 तक नहीं, 0 से लेकर 1/2 तक, और 1/2 पे चूंकि जंप है तो 1/2 पर 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब ये फंक्शन में यह प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन यह प्रोबेबिलिटी है। ये फंक्शन की वैल्यू है, और यह x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी है। तो ये दोनों बातें इस फंक्शन में है। अब अगर इस तरह के प्रश्न आपको मिल, कैसे इसको हल करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? अमूमन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इस तरह के दिए जाते हैं, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे दिया गया कि इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब है कि आप इस प्रोबेबिलिटी को निकालिए। तो अब अगर आप इससे नहीं, मतलब इससे आप अवेयर नहीं है कि हमें पहले पहचानना होगा कि ये किस टाइप के रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप कहेंगे कि ये बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम अपर लिमिट का फंक्शन वैल्यू माइनस लोअर लिमिट fb माइनस fa जो कहा गया इससे निकाल देंगे, ये कोशिश करेंगे। तो अब f3/2 ये रॉन्ग वे है, f3/2 आपका इसमें आ रहा है, इसलिए आप इसको कहेंगे 1, सॉरी आप इसको कहेंगे इसकी वैल्यू 1, और f0 आपका आ रहा है इसमें, इसलिए आप इसकी वैल्यू बोलेंगे, सॉरी इसकी वैल्यू आप बोलेंगे ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस क्या क्या हो गया, ये फंक्शन 10 नीड टू वेरीफाई। ओके, थोड़ा सा पहले आते हैं। ओके, हाँ, इस चीज पे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मेरा स्लाइड,
क्योंकि मैं अभी इनएक्सपीरियंस हूं इसमें। ओके, तो f3/2 1 आ गया। ओके, नाउ सिमिलरली f0 की वैल्यू क्योंकि इसमें आएगा तो 1/4, और आप इस तरह से इसे कह सकते हैं कि दिस इज 3/2, जो कि सही नहीं है। दूसरा तरीका क्या है गलत करने का, जो कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करेंगे कि कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, लाओ इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा, और उन्होंने जबरदस्ती इस तरह की काम कर दिया। ओके, अब इससे उन्होंने क्या किया कि इसका इंटीग्रल निकाल लिया। इसको निकालने के लिए इन्होंने जो भी फंक्शन की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग डेफिनिट इंटीग्रल को तोड़ा, और उनका आंसर आ गया 1/2। दोनों ही गलत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो अब हमको क्या करना चाहिए, हमको पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हमें यह पहचानना चाहिए कि किस नेचर का है। अगर ये कंटिन्यूअस नेचर रहा होता इसका तो ये सही तरीका था। हाँ, अगर ये डिस्क्रीट नेचर का रैंडम वेरिएबल रहा होता तब पॉइंट पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, और कहां मिलता, दो ही पॉइंट पर मिलता, 0 और 1 पे। अगर ये डिस्क्रीट नेचर का रहा होता तो हम पहले चेक करते हैं फंक्शन, ठीक है, कि हमारे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन का क्या सिचुएशन है। अब thus we need to verify this continuity etc, and then we move further। तो हम देख क्या रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस है और 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, तो अगर हम इसका जंप निकाले कि 0 पे कितना जंप ले रहा है तो ये 1/4 ले रहा है। 1 पे निकालें कि 1 पे कितना जंप ले रहा है तो 1/2 ले रहा है, और दो ही पॉइंट है जहां ये जंप ले सकता है। हाँ, और दोनों पे ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इनका जोड़ एक नहीं आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन न तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो क्लियर है क्योंकि जंप है, डिस्क्रीट का भी नहीं है क्योंकि दोनों पॉइंट से जो हमको जंप की वैल्यू मिल रही है वो 1 के बराबर सम नहीं दे रहा है, लिहाजा ये मिक्स्ड नेचर का है। ठीक है, तो अब इस प्रोबेबिलिटी को निकालना है तो कैसे निकालना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस इवेंट को ब्रेक कर देंगे डिसजॉइंट यूनियन में। तो एक हुआ x इक्वल्स टू 0, क्यों ब्रेक किया, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो x इक्वल्स टू 0 यूनियन x is lies between 0 to 1 यूनियन x is equals to 1 यूनियन x lies between 1 to 3/2, तो ये हमारा पूरा इवेंट कवर हो। अब 1/4 इस रेंज में हमारा कंटिन्यूअस है, 0 पे नहीं है लेकिन 0 से आके 1 तक कंटिन्यूटी है, तो यहां हम fb माइनस fa का रूल लगा दिए। फिर x इक्वल्स टू 1 पे 1/2 है, जंप है, और फिर इसके आगे कंटिन्यूअस है, तो हमने फिर fb माइनस fa का रूल लगा दिया, और इसके बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी फंक्शन से, और फिर ये हमको 1 आ गया। दूसरा तरीका अब क्या हो सकता है कि हम इससे प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखें, मींस मास फंक्शन तो कह नहीं सकते, डेंसिटी फंक्शन तो कह नहीं सकते, तो हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह रहे हैं, तो इससे प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखे। प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने लिखा 0 पर 0.25 प्रोबेबिलिटी, यहां से 1 पर 0.5 प्रोबेबिलिटी यहां से, और 0 से 1 के बीच में मैंने इसे इंटीग्रेट किया तो कि कंटिन्यूअस था, तो ये 0.25 आ गया। अब इसको अगर देखें तो आपको एक बार कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे ये तो मास फंक्शन है, फिर मैं कहूंगा कि ये मास फंक्शन नहीं है, अगर तो डेंसिटी फंक्शन है। हाँ, ये जो वैल्यूज है इसमें कुछ वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी है, जैसे यह प्रोबेबिलिटी है, यह प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये फंक्शन की वैल्यू है। संयोग से इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है इनका सब एक हो जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मास फंक्शन है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, x लाइज बिटवीन दिस। तो अब क्या हुआ, 0 आप देख रहे हो 0.25, 0 to 1 में इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो इस रेंज में ये इंटीग्रेट हो गया, और प्लस 1 पे क्या है 0.5, और 1 के आगे भी कंटिन्यूअस है लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो इंटीग्रल 0, और इस तरह से इसका आंसर आ गया 1। तो ये तरीका है आपके इसको करने का,
इसको समझने का कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से प्रोबेबिलिटी कैसे पहचाने। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आता है तो आप जरूर अपने कमेंट्स लिखें। कुछ और प्रॉब्लम्स अगर आप शेयर करते हैं तो शेयर करें ताकि डिस्कस किया जाए। चैनल को अगर पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।